माधव जी अपनी पुश्तैनी हवेली के आंगन में बैठकर हमेशा रामचरितमानस पढ़ा करते थे। वे एक सम्मानित रिटायर्ड शिक्षक थे। उनके 2 बेटे थे, अमित और सुमित। अमित बड़ा था, जो दिल्ली में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर था, और सुमित छोटा था, जो मुंबई में अपना कारोबार चलाता था। दोनों की शादियां हो चुकी थी। माधव जी और उनकी पत्नी सुशीला जी ने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी उन्होंने दोनों बेटों को शहर में घर खरीदने और बिजनेस सेट करने के लिए खुशी खुशी दे दी थी। उनके पास बस अपनी वह पुरानी हवेली बची थी, जिससे उनकी यादें जुड़ी थी। दोनों बहुएं रीना और स्नेहा जब भी गांव आती तो उन्हें गांव के रहन सहन से परेशानी होती। वे बस औपचारिकता निभाने साल में एक बार आती और 2 दिन में ही शहर में बहुत काम है कहकर लौट जाती। एक दिन अमित अचानक अकेला गांव आया। उसके चेहरे पर बहुत चिंता थी। उसने माधव राव जी के पैर छुए और रोने का नाटक करते हुए बोला, पापा, सुमित का बिजनेस डूबने के कगार पर है। उस पर भारी कर्ज हो गया है। अगर तुरंत 50 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो वह जेल चला जाएगा और उसकी साख खत्म हो जाएगी। माधव राव जी और सुशीला जी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। माधव राव जी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मेरे पास अब इतनी बड़ी रकम कहाँ। जो रिटायरमेंट के पैसे थे वे तो तुम दोनों में बांट दिए थे। अमित ने तुरंत अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और बोला, पापा, एक रास्ता है। हमारे गांव के जमींदार साहब आपकी इस हवेली के बदले 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं। आप बस इस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दीजिए। सुमित बच जाएगा और जैसे ही उसके पास पैसे आएंगे हम हवेली छुड़ा लेंगे। सुशीला जी ने रोते हुए मना लिया, अमित, यह हवेली हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे मत बेचो। लेकिन अमित ने सुमित की जेल जाने की झूठी कसम खाई और भावुक कर दिया। बेटे के मुंह में अंधे होकर माधव राव जी ने बिना पढ़े और बिना अपनी वकील बेटी अनुराधा से पूछे उस बेचनामे के कागज़ पर दस्तखत कर दिए। अमित कागज़ लेकर तुरंत शहर रवाना हो गया। 3 महीने बीत गए, ना अमित का फ़ोन आया ना सुमित का। एक दिन अचानक गांव के जमींदार के गुंडे हवेली पर आ धमके और माधव राव जी से कहा कि वे 7 दिनों के भीतर हवेली खाली कर दें, क्योंकि अमित और सुमित ने यह हवेली उन्हें पूरी तरह बेच दी है और पूरे पैसे लेकर शहर में नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खरीद लिया है। सुमित का बिजनेस डूबने की बात पूरी तरह झूठी थी। जब माधव राव जी को समझ आया कि उनके दोनों बेटों ने मिलकर उनके साथ इतना बड़ा छल किया है तो उनका दिल बैठ गया। वे बिस्तर से लग गए। सुशीला जी का रो रो कर बुरा हाल था। जब दोनों बेटों को फ़ोन किया गया तो अमित ने कहा, पापा, अब वो हवेली पुरानी हो चुकी थी। हमने सही समय पर उसे बेचकर शहर में इन्वेस्ट कर दिया। आप लोग शहर आ जाइए, हमारे साथ फ्लैट में रह लीजिएगा। लेकिन माधव राव जी जानते थे कि जिस बेटे ने अपनी छत छीन ली वे उन्हें क्या सम्मान देंगे। तभी उनकी बेटी अनुराधा इस बात की भनक लगी। अनुराधा एक हाई कोर्ट वकील थी।
वह जैसे ही गांव पहुंची और माता पिता की यह हालत देखी, उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत कागजात की जांच की। अनुराधा ने देखा कि कागजात पर माधवराव जी के दस्तखत धोखे से और मानसिक दबाव बनाकर लिए गए थे। इसके अलावा हवेली पर अनुराधा का भी कानूनी हक नहीं बनता था, जिसकी एनओसी ली ही नहीं गई थी। अनुराधा ने अपने माता पिता के आंसू पोंछे और कहा, पापा, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं आपकी ढाल बन सकूं। अब आप शांत रहिए, कानून अपना काम करेगा। अनुराधा ने जमींदार को स्टे ऑर्डर थमाया और दोनों भाइयों पर बुजुर्गों का आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी का अपराधी मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस का सम्मन मिलते ही अमित और सुमित की रातों की नींद उड़ गई। कोर्ट में मामला जाने पर उनके शहर वाले कॉम्प्लेक्स पर भी जब्ती का खतरा मंडराने लगा। समाज और कारपोरेट सर्कल में बदनामी के डर से दोनों भाई और उनकी पत्नियां घबरा गईं। हफ्ते भर के अंदर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ गांव पहुंचे। जमींदार से पैसे वापस करके हवेली के कागजात छुड़ाए गए थे। अमित ने रोते हुए हवेली की चाबी और नए कागजात माधवराव जी के कदमों में रख दिए। स्नेहा और रीना भी हाथ जोड़कर सुशीला जी से माफ़ी मांगने लगी। पापा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, केस वापस ले लीजिए, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। माधवराव जी धीरे से उठे। उन्होंने कागजात उठाए और अनुराधा के हाथ में दे दिए। फिर उन्होंने अमित और सुमित की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। माधवराव जी ने शांत आवाज में कहा, तुमने मुझे धोखा देकर मेरी हवेली नहीं छीनी थी, बल्कि मेरा बाप होने का अभिमान छीना था। जो कागजात तुमने लौटाए हैं वह तुमने अपनी साख और जेल जाने के डर से लौटाए हैं, पश्चाताप में नहीं। अमित ने कहा, पापा, एक बार माफ़ कर दीजिए, हम आपको शहर ले चलने आए हैं। माधवराव जी ने कठोर स्वर में जवाब दिया, अब इस हवेली और हमारी ज़िंदगी पर सिर्फ अनुराधा का अधिकार है। तुम दोनों के लिए इस घर के दरवाजे आज और हमेशा के लिए बंद हैं। जाओ यहाँ से। चारों चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गए। कार का दरवाज़ा बंद हुआ और गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई। माधवराव जी ने अनुराधा के सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, लोग कहते हैं कि बेटियां पराए घर चली जाती हैं, लेकिन आज समझ आया कि संस्कार और नियत सही हो तो बेटी ही बुढ़ापे की सबसे मजबूत नींव बनती है। दोनों भाइयों के चले जाने के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा किसी नुकसान का नहीं, बल्कि बरसों पुराने एक धोखे और भ्रम के टूटने का था। माधवराव जी आंगन में रखी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर जा बैठे। सुशीला जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में बेबसी नहीं, बल्कि राहत और अपनी बेटी पर गर्व था। अनुराधा ने चाबियों का गुच्छा और हवेली के असली कागजात सुशीला जी के गोद में रख दिए और मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, अब रोना बंद करो। जो तुम्हारा था वो वापस तुम्हारे पास है, और जब तक आपकी यह बेटी जिंदा है, किसी की हिम्मत नहीं जो इस घर की एक ईंट को भी हाथ लगा सके।
अगले कुछ हफ्तों में हवेली का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अनुराधा ने कुछ दिन गांव में ही रहकर अपने माता पिता की देखभाल करने का फैसला किया। उसने अपने पति और ससुराल वालों से बात की, जिन्होंने उसके इस फैसले का पूरा समर्थन किया। उधर शहर में अमित और सुमित की जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल हो चुकी थी। हवेली के पैसे चुकाने के चक्कर में अमित को अपनी जमा पूंजी गंवानी पड़ी थी और सुमित का नया बिजनेस लोन न मिलने के कारण अधर में लटक गया था। उनकी पत्नियां रीना और स्नेहा, जो हमेशा शहर के ऐशो आराम और चमक दमक के सपने देखती थी, अब दिन रात आपस में ही झगड़ने लगी थी। एक शाम रीना ने अमित से तंग आकर कहा, अगर तुमने अपने पापा से धोखे से साइन न करवाए होते तो आज हमारी यह हालत न होती। पुलिस केस के डर से हमारे पास जो बचा खुचा पैसा था वो भी चला गया। अमित ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जब अपने माता पिता का आशीर्वाद सिर से उठ जाता है तो इंसान के बनाए सारे महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। दूसरी तरफ गांव की हवेली में एक दिन वकील अनुराधा ने बड़ा फैसला लिया। उसने गांव के कुछ संभ्रांत लोगों और सरपंच को हवेली में बुलाया। सबके सामने अनुराधा ने माधव जी से कहा, पापा, आपने अपनी पूरी जिंदगी गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। आज जब भाइयों ने इस हवेली को बेचने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि यह सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं है, यह आपकी तपस्या का प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि आप इस हवेली का एक बड़ा हिस्सा गांव की लड़कियों की शिक्षा के लिए सुशीला माधव ट्रस्ट के नाम कर दें। माधव राव जी की आंखें खुशी से छलक पड़ी। उन्होंने गदगद होकर कहा, बेटी, तूने आज मेरा सिर समाज में इतना ऊंचा कर दिया जितना मेरे दोनों बेटे मिलकर भी नहीं कर पाए। मुझे अपने खून पर नहीं, अपनी बेटी के संस्कारों पर गर्व है। कुछ ही दिनों में हवेली का एक हिस्सा गांव की बेटियों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय और सिलाई कढ़ाई केंद्र में बदल दिया गया। गांव की चहल पहल और बच्चों की खिलखिलाहट से वह पुरानी हवेली फिर से जीवित हो उठी। एक दिन बारिश की एक धीमी शाम को माधव राव जी अपने आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। अनुराधा पास ही बैठी केस की कुछ फाइलें देख रही थी। माधव राव जी ने चाय का घूंट भरा, अनुराधा के सिर पर हाथ फेरा और बोले, अनु, लोग कहते हैं कि बेटा वंश चलाता है, लेकिन आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि बेटी सिर्फ वंश नहीं बल्कि पूरे परिवार का स्वाभिमान और नाम चलाती है। गांव की ठंडी हवा में रामचरितमानस की चौपाइयों की गूंज घुल रही थी और हवेली का वह आंगन आज सही मायनों में रोशन था। बारिश की थमी हुई बूंदें हवेली की पुरानी खपरेल छत से अब भी टपक रही थी। आंगन में तुलसी के पौधे से आ रही मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच रामचरितमानस का पाठ खत्म हुआ। माधव राव जी ने पोथी बंद की और अनुराधा की तरफ देखा, जो अपने लैपटॉप पर अगले दिन की कोर्ट हियरिंग की तैयारी कर रही थी। तभी हवेली के भारी लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। माधव राव जी और सुशीला जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुशीला जी के चेहरे पर एक पल को फिर वही पुराना डर तैर गया कि कहीं दोनों बेटे दोबारा किसी नई मुसीबत के साथ न आए हों।
अनुराधा ने शांत कदमों से जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा पर कोई गुंडे या बेटे नहीं, बल्कि गांव की 4-5 छोटी बच्चियां अपने हाथों में कुछ पुरानी किताबें और स्लेट लिए खड़ी थी। उनके पीछे गांव के प्राथमिक विद्यालय की रिटायर्ड शिक्षिका जानकी देवी भी थी। बिटिया अनुराधा, जानकी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव की बेटियों को जब पता चला कि सुशीला माधव ट्रस्ट के तहत यहाँ लाइब्रेरी और ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है, सब अपने हिस्से की किताबें दान करने आई हैं। कहती हैं कि जब माधव सर की बेटी इतना बड़ा काम कर रही हैं तो वे भी पीछे नहीं रहेंगी। अनुराधा की आंखों में नमी तैर गई। उसने झुककर उन बच्चियों से किताबें ली और उन्हें प्यार से दुलारा। सुशीला जी ने तुरंत अंदर से गुड़ और पानी लाकर सब में बांटा। हवेली का जो आंगन कुछ महीने पहले धोखे, सन्नाटे और बेबसी की आग में जल रहा था, आज वही आंगन नई उम्मीदों की रोशनी से जगमगा रहा था। उधर मुंबई में एक छोटे से किराए के 2 कमरे के मकान में सुमित बैठा था। सामने टीवी पर कारपोरेट फ्रॉड और धोखेबाजी पर एक खबर चल रही थी। बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था। लेनदार रोज दरवाजे पर आकर गालियां देते थे। स्नेहा अपने गहने बिकने के गुस्से में सामान समेटकर अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। अगर तुमने और तुम्हारे भाई ने वो नीच हरकत न की होती, स्नेहा ने चीखते हुए कहा, तो आज हमें इस गंदे कमरे में दिन न काटने पड़ते। पिताजी का दिल दुखाकर कौन सुखी रहा है जो तुम रहते। सुमित सिर झुकाए बैठा रहा। उसके पास कहने को कुछ न था। दूसरी ओर दिल्ली में अमित की स्थिति भी अलग नहीं थी। उसके ऑफिस में जब यह बात फैली कि उस पर अपने ही बुजुर्ग माता पिता के साथ धोखाधड़ी करने का पुलिस केस दर्ज हुआ था, तो कंपनी ने उसकी एथिक्स नीति के तहत डिमोशन कर दिया। रीना दिन रात ताने देती और घर में कलह का माहौल रहता। एक रात अमित ने हिम्मत करके सुमित को फ़ोन मिलाया। सुमित, अमित की आवाज़ कांप रही थी। हमने पैसों के लालच में क्या खो दिया समझ आ रहा है। आज हमारे पास ना वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और ना मान सम्मान, ना बीवियों की नज़रों में इज्जत, और सबसे बड़ी बात, हमने अपने माता पिता का सिर झुका दिया। सुमित फूट फूट कर रो पड़ा। भैया, जब हम छोटे थे और बीमार पड़ते थे तो पापा रात रात भर जागकर रामचरितमानस पढ़ते थे ताकि हमें नींद आ जाए, और हमने उनके ही बुढ़ापे की छत छीनने की कोशिश की। हमें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। गांव में कुछ ही महीनों के भीतर सुशीला माधव ट्रस्ट पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। हवेली का एक बड़ा हॉल अब कंप्यूटर लैब और सिलाई केंद्र बन चुका था। हर शाम गांव की दर्जनों लड़कियां वहां पढ़ने और हुनर सीखने आती थी। माधवराव जी की सेहत अब काफ़ी बेहतर थी। उनका खोया हुआ स्वाभिमान और जीने की इच्छा वापस लौट आई थी। वे रोज़ शाम को ट्रस्ट की बच्चियों को नैतिक शिक्षा और हिंदी पढ़ाते थे। उनके चेहरे का तेज और मुस्कान वापस आ गई थी। एक दिन अनुराधा को कोर्ट के सिलसिले में वापस शहर जाना था। उसकी गाड़ी हवेली के गेट पर खड़ी थी। सुशीला जी ने उसकी आरती उतारी और माथे पर दही चीनी का टीका लगाया।
माधवराव जी ने अनुराधा के कंधों पर हाथ रखा और बोले, अनु, तूने न सिर्फ हमारी हवेली बचाई बल्कि इस ढलती उम्र में हमें एक नया मकसद भी दे दिया। लोग कहते हैं कि पुत्र से कुपुत्र हो सकता है, पर तूने साबित कर दिया कि बेटी ईश्वर का सबसे अनमोल वरदान होती है। अनुराधा ने अपने पिता के पैर छुए, माँ को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, पापा, पेड़ की पहचान उसकी फल देने वाली शाखाओं से होती है, इस बात से नहीं कि वे पूरब में उगी हैं या पश्चिम में। आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, हवेली के मुख्य द्वार पर लगे नए बोर्ड पर सूरज की किरणें चमक रही थी। सुशीला माधव विद्यापीठ आंगन में रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ साथ अब गांव की बच्चियों के खिलखिलाने और पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। हवेली का वह आंगन अब केवल अतीत की यादों का ढर्रा नहीं था, बल्कि गांव की आने वाली नस्लों के उज्जवल भविष्य का केंद्र बन चुका था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना।